अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों का तीसरा मरहला मुकम्मल करने का ऐलान करते हुए दावा किया है कि सिर्फ इस हफ्ते 300 से ज़ायद अहदाफ, जबकि ताज़ा कार्रवाई में 140 ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल, ड्रोन और बहरी सलाहियत को कमज़ोर करना और आबनाए हुर्मुज़ से आलमी तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया है, जबकि ओमान में अमरीकी बहरी मुआवनती मनाकिज़, कतर के अल हदीद एयरबेस, कुवैत के रडार सिस्टम्स और बहरीन की अमरीकी तनसीबात पर भी हमलों के दावे किए गए हैं। ताहम इनमें से मुतअद्दिद दावों की आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई, जबकि बाज़ खलीजी ममालिक ने अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए हमले नाकाम बनाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस तमाम सूरत हाल के दरमियान सबसे बड़ी तशवीश आबनाए हुर्मुज़ है। ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का यह कहना है कि एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। बयान में कहा गया है कि आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान ने भी सिफारती सतह पर सरगर्मी दिखाई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता करके तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की राह इख्तियार करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात ही इस बहरान का वाहिद और देरपा हल है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या अमरीका और ईरान बरह रास्त जंग के धाने पर पहुंच चुके हैं? क्या आबनाए हुर्मुज़ वाकई बंद हो सकती है? खलीजी ममालिक इस बहरान में किस हद तक महफूज हैं, और अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद रहेंगे या फिर पूरी दुनिया खुसूसन पाकिस्तान की मईशत पर भी इसके असरात आएंगे? इसी पर जी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाअत का ब्रिगेडियर टैड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर इमरान खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। इमरान साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले यही लग रहा था कि ऐसे ही चलेगा, टॉक फाइट चलेगी, लेकिन अब टॉक सर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फाइट ही चल रही है। क्या वो MOU से पहले की पोजीशन पर दोनों पार्टीज आ चुकी हैं, और आगे क्या होने जा रहा है फिर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से भी डेवलपमेंट्स हो रही है, स्पेशली इट इज द बैटल टू कंट्रोल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे है। तमाम जो दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी बैकग्राउंड में चले गए हैं। जिस न्यूक्लियर की बात हो रही थी वो बैकग्राउंड में चला गया है। सब बात कर रहे हैं कि कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्या होगी। सो इट हैज नाउ बिकम, आप समझ ले कि एक प्रेस्टीज की बात है, ऑनर की बात है कि इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन के लिए भी बहुत बड़ा प्रेशर है। ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, और अभी अगर ये इनके हाथ में, अगर इसको ईरान अपना सोवरेनिटी जिस तरह वो क्लेम करे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो इट विल हैव ए सीरियस सेटबैक एज फार एज प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंसर्न मिड टर्म इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई मसला जिसकी वजह से उनको इलेक्शंस में, मिड टर्म इलेक्शंस में कोई सेटबैक मिले। सो क्योंकि अगर देखें कि अगर वो ईरानी इसको कंट्रोल करते हैं और जब इसमें बैठ जाते हैं, तो ईरान को यकीनन अमेरिकन को भी कुछ ना कुछ नेवल ब्लॉकेड वाली सूरत हाल हो सकती है, जिससे देखें जब आपकी एनर्जी पे इम्प्लीकेशंस होंगे, इसका इट विल हैव इम्प्लीकेशन ऑन दी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो सिर्फ का रीजन में नहीं होगी, अमेरिका में भी होगी, जिससे विल हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। सही सो है। लाइकली है कि अब जिस तरीके से ईरान ने भी कहा है कि इसको उन्होंने देव टेकन ओवर, क्लोज किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, अनटिल अमेरिकन उन्होंने कहा कि वो अपने जो हॉस्टिलिटीज हैं या स्ट्राइक्स है उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसको रोकते हैं। और तुम्हारे ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी आप देखें ना, जिस तरीके से हम समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक जंगलर वेन बन गया है, इट हैज नो वेपनाइज्ड, और एक आप देखें दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी, ईरान जब इसको क्लोज करता है तो यू आर कि दुनिया की इकोनॉमी को आप समझ लें कि आपने गले से पकड़ लिया है। हम्म। माफ कीजिएगा। तो वो मसला है। और एट द सेम टाइम अब ये सवाल पैदा होता है कि ईरान ये कह रहा है कि वो इसके लिए टोल टैक्स की भी बात नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होगा इट विल बी मॉडेस्ट। लेकिन वो समझते हैं कि जो ऑयल रेवेन्यू से तो ज्यादा वो कमाई कर रहे थे,
सही। लेकिन वो अपनी सॉवरेनिटी इसके ऊपर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाईपासिंग और इग्नोरिंग जो ओमान का टेरिटोरियल वाटर है, जहाँ ओमान ने डिसाइड किया कि हम अलाउ करते हैं जो सदर्न रूट है जहां अमेरिकन भी बैठे हुए हैं कि वहां से जाएं, तो उसमें भी वो तैयार नहीं है, इसमें भी बातचीत चल रही है। ठीक। सो मेरे ख्याल में इट इज बेटर टू कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये चीजें चलती रहेंगी अनटिल मिड टर्म इलेक्शन, इसराइल में भी इलेक्शन से इसके बाद की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जीसीसी कंट्रीज के इंटरेस्ट में फिर भी जंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, अब आबनार हुर्मुज़ ईरान ने दोबारा से बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक दोबारा से हम इसे खोलते नहीं है कोई यहाँ से नहीं गुजर सकता। तो पहले भी जब इसे बंद किया था तब मुज़ाकरात के रास्ते हमवार हुए थे। अब मसला ये है, ईरान कहता है कि जो रास्ता मैंने बताया है आपने उसको फॉलो करना है। अब ओमान से जो जहाज़ गुजर रहे हैं ईरान कहता है मैंने वहाँ से भी गुजरने नहीं देने। तो आपके ख्याल में आगे होने क्या जा रहा है? और ऊपर से हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर 300 अटैक्स किए हैं अमेरिका ने। तो ये तो एक जंग की सी सूरत हाल नजर आ रही है। आपको लगता है दोबारा से ये मेज पर आ सकते हैं दोनों पार्टीज? अब शुक्रिया इमरान साहब, ये काफी ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, और मैं इस वक्त इस चीज को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता कि दोबारा फुल स्केल जंग की तरफ चीजें जाएं। अगरचे इस वक्त मुझे उसका इम्कान कम नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है जो ईरानी है वो काफी मैक्सिमलिस्ट हुए हुए हैं, और उनको अंदाजा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही सबसे बड़ा उनके पास लेवरेज है। उनको ये भी पता है कि अमेरिका अब जंग को एक्सपेंड नहीं करना चाहता। ट्रम्प साहब जो है ना वो मूव ऑन कर गए, वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, मिड टर्म्स पे फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ईरान के लिए ये है इमरान साहब कि अगर ईरान मैक्सिमलिस्ट रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बार बार वो बंद करता रहे, तो फिर अमेरिका दोबारा इस जंग में जो है भरपूर तरीके से वापस आ सकता है। ना सिर्फ वापस आ सकता है बल्कि फिर अमेरिका एक ऐसी कोलिशन भी बना सकता है जिसमें यूरोपियंस भी शामिल हों, कि जो फिर ईरान को जो है ना इसका एक आखिरी एक सोल्यूशन वो निकाले और फिर ईरान को इस चीज से बाज करे, ईरान की कैपेबिलिटीज खत्म करे। तो ईरान भी बहुत बड़ा एक खतरा मोल ले रहा है कि वो इस पे अपनी एक मुकम्मल इजारादारी कायम करना चाह रहा है, जो कि जाहिर है बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं सी लेन्स के उसके भी खिलाफ है। तो मेरे ख्याल में इसमें ईरान को भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक करना चाहिए, और अमेरिका को भी जो एमओयू पाकिस्तान ने साइन कराया था, एग्रीमेंट था, अमेरिका को भी चाहिए कि ईरान के पैसे रिलीज करे और ईरान के साथ एक मुखलसी के साथ इस प्रोसेस को आगे लेके चले। अच्छा, इसमें एक और आखिरी बात इमरान साहब मैं जी। ये भी हाईलाइट करता चलूं कि देखें, आपने देखा अभी आयतुल्लाह खामेनेई साहब का जो फ्यूनरल हुआ, एक ज़ाहिर एक बहुत बड़ा फ्यूनरल था, मुख्तलिफ शहरों में एक हफ्ते तक जारी रहा। तो उसमें एक जो बड़ा एक अलामती मैसेज भी, उसकी जो सारा जो सिंबलिज्म था, जो मैसेजिंग सामने आई ईरान की हुकूमत की तरफ से, वो एक सख्त एक बयानिया बदले का भी आया कि हमारे लीडरान को, स्पेशली जो सुप्रीम लीडर थे, उनको अमेरिका ने शहीद किया, हम अमेरिका से बदला लेंगे। तो इस वक्त ईरान के अंदर जो मूड है ना, वो ना सिर्फ डिफाइंस का है बल्कि बदले का है। ठीक। और जो वहां पे जो लोग एक सख्त सोच रखते हैं अमेरिका के खिलाफ, जो कहते हैं इसके साथ मुज़ाकरात भी ना हो, वो उनका हाथ ज्यादा मजबूत हुआ। ईरान का फौजी और स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी इस वक्त उनकी पोजीशन काफी मुस्तहकम है, लेकिन उनको इसको ओवर प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए भी खतरात बढ़ जाएंगे। ठीक है, उनके लिए भी खतरात बढ़ सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो ईरान बार बार आबदाए हुर्मुज़ को बंद कर देता है, ऐसा भी हो सकता है कि फिर अमेरिका जो है वो जंग में वापस आ सकता है। आपको लगता है कि ईरान ने दोबारा से आबदाए हुर्मुज़ बंद करके एक नया खतरा मोल लिया है? अब देखिए, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। अभी आप देखें ना कि यहाँ पे लेवरेज है, वहां पे इट हैज नॉट बिकम ए लाइबिलिटी। देखिए, ईरान का अपना जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है वो आल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो वो अभी आप देखें, अमेरिका ने उसको रिवोक कर दिया है, जो 60 डेज को उन्होंने उनको कंसेशन दी थी कि आप ऑयल को सेल कर सकते हैं, उसको बंद कर दिया है। और इसके बाद ये है कि अगर ये चीजें फर्दर आगे बढ़ती हैं तो वो नेवल ब्लॉकेट दोबारा आ जाएगा।
उससे नुकसान ईरान का होगा। ईरान के जो अपने ऑयल की जो उनको परमिशन थी, या $3 से पर बैरल के हिसाब से जा रहे थे, इंटरनेशनल बेंचमार्क से बड़े लो थे। तो इनके लिए नुकसान, एक तो वो नुकसान होगा। सो लेवरेज हैज बिकम ए विल बिकम ए लाइबिलिटी। एक तो ये इनके लिए मुश्किल है। एक तो चीज इनको मुश्किल मसले में फंसा सकती है। दूसरा देखें कि इनको नैरेटिव सेटबैक्स हैं, डिप्लोमेटिक, अब हम कह सकते हैं इट हैज नो डिप्लोमेटिक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, शुरू में ईरान का नैरेटिव था कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उन पे हमला किया है, जबकि बातचीत चल रही थी। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी सिंपैथेटिक थी, दुनिया सारी ईरान के साथ खड़ी थी कि ये जुल्म हुआ है, कि स्ट्राइक्स हुए, बातचीत हो रही थी और आपने एकदम अचानक हमले कर दिए हैं। अब जिस तरीके से अब इंटरनेशनल नैरेटिव जो ईरान का है, उसका अगेंस्ट अब नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। और स्पेशली रिसेंटली हमने नेटो समिट में हमने देखा, और कि जिस तरीके से वहां पे स्टेटमेंट्स हुए हैं, तो लाइकली है देखें कि एक तो वो उन्होंने जो अपना एक मॉरल स्टैंडिंग थी वो ईरान के हाथ से निकलती जा रही है। और जिसमें अब ईरान के अंदर से भी इतलात है, देयर इज अ डिवीजन विद इन जो उनके लीडरशिप में है, जो रिफॉर्मिस्ट है या पॉलिटिकल लीडरशिप है वर्सेस आईआरजीसी है। फिर आईआरजीसी के अंदर भी डिवीजन है, आपस में इख्तलाफात हैं। दैट्स वाई आप देखें ना कि ये कब्रस साइप्रस के जो शिप पे हमला हुआ, तो ये लोकल कमांडर्स ये एक्शंस ले रहे हैं, जो अपने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या ट्रिगर हैप्पी वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे इनके लिए मुश्किलात हो सकती है। दैट्स वाई अगर फ्यूचर में देखेंगे, इसको लिंगर ऑन करते हुए लेके जाते हैं अमेरिकन, और इसके बाद ऐसा होगा एक कोलिशन फॉर्म हो सकती है। लाइक देखे रात को जब कोलिशन हुई, देयर वर कोलिशन ऑफ 42 कंट्रीज, तो सारे यूरोप उनके साथ था। अभी भी इस नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है कि वी आर विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो वो मुश्किलात है। नेट ईरानी जो हैं कि एक तो अपना नैरेटिव खो रहे हैं, दूसरा फिर वो एक ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वी आर द सोल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। और इग्नोरिंग जो ओमान है, क्योंकि ओमान के भी अपना टेरिटोरियल वाटर है। और वो जब वहां पे जब आज उनके प्रपोजल की बात हो रही है कि वो कहते हैं भाई दो रूट्स होने चाहिए, एक नॉर्थ का एक साउथ का। जो साउथ का रूट होगा मेरे सामने से गुजरेगा, और ईरान उस पर तैयार नहीं है, क्योंकि वो शिप जितने होंगे, वेसल्स होंगे, कंटेनर होंगे, दे विल प्रेफर ओमानी रूट। तो ऊपर से ईरान के लिए मसला होगा, फिर वहां पर कोई उनके लिए वो जो टैक्स वगैरह है वो चीज नहीं बनेगी। सो ईरान के लिए भी इट इज द कैच 22 सिचुएशन है। सो डिवीजन भी है, मुश्किलात भी हैं। $300 बिलियन प्लस का नुकसान भी हो चुका है। $300 बिलियन का एक फंड बनना था, उसका कोई नहीं हुआ। एसेट फ्रोजन थे, अभी तक अनफ्रीज नहीं हुए। सो मेरे ख्याल में ये आएंगे बातचीत पे, और इस तरह के स्ट्राइक्स वगैरह चलती रहेंगी। अल्टीमेटली बातचीत ये करते रहेंगे, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज का इंटरेस्ट है। क्योंकि देखें ना, उनके स्टेक ज्यादा आगे हैं। आज जिस तरीके से कल 2 दिन में हमले हुए हैं, आप देखें जॉर्डन से लेके यूएई है, कतर है, ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, इन सब पे हमले हुए हैं। और फिर जॉर्डन सर, में दो सिवाय केसेस सऊदी अरब हुए के हैं। बाकी तमाम ममालिक पे हुए हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा वो हुए हैं। तो उससे दैट्स वाई आप देखें कि जीसीसी में अंदर रीशेपिंग हो रही है, रीथिंकिंग हो रही है। इवन अमेरिका के ऊपर जो ट्रस्ट है वो उनका फेड होता जा रहा है। दैट्स वाई भी आप देखें कि यूएई के इतलात आ रही, दे आर ट्राइंग टू गेट आकाश और ब्राह्मोस इंडियाज लेने हैं, अपने सिक्योरिटी को खुद रिकंसिडर कर रहे हैं। सो बहुत सारी सिचुएशन है। सो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए भी और ठीक। जीसीसी कंट्रीज को कि एक दूसरे को अकोमोडेट करें। ज्योग्राफी कैन नॉट बी चेंज। और आपके ख्याल में ईरान का बयानिया जो है वो इस वक्त कमज़ोर हो रहा है, कहीं ईरान जो जी है हाँ, ये दोबारा से कमजोर। आइसोलेट तो नहीं हो रहा? और जैसे कि आपने कहा कि आईआरजीसी और मसूद पज़ेश्कियान, ये दो हुकूमतें पैरेलल जो है हमें ईरान में चलती हुई नज़र आ रही हैं। डिसीजन किसका है, बात किसकी मानी जा रही है, मुज़ाकरात किससे किए जाएंगे, और क्या ये दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार हैं या नहीं? और अगर ये मामला तूल पकड़ जाता है तो फिर क्या होगा, फ़ायदा किसका, नुकसान किसका? बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इमरान खान साहब, ये बताइए, अब जो पैरेलल हमें नज़र आ रहा है, मसूद पज़ेश्कियान की एक गवर्नमेंट है, अब्बास इराक़ची जो हैं उनके एक डिसीजंस हैं, और फिर आईआरजीसी वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में मौजूद हैं। तो दोनों लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आपको क्या नज़र आता है? दूसरा जो हम बात कर रहे थे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तूल पकड़ता है तो इसमें ईरान का फ़ायदा है या नुकसान है?
और ख़ास तौर पर यह भी बताइएगा फिर खलीजी ममालिक और अमेरिका का इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है? जी, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है इमरान साहब, देखें ईरान में कोई नई बात नहीं है। ये हमने कम से कम पिछली कई दहाइयों से ये एक तकसीम देखी है कि ईरान में एक मॉडरेट्स होते हैं सियासतदान जो अमूमन चाहते हैं कि जो बाकी दुनिया है अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात जो है थोड़े बैलेंस करें, वो निगोशिएशन पे यकीन रखते हैं। और दूसरा जो हार्ड लाइनर जिस तरह IRGC वगैरह, वो बिल्कुल भी कोई कंसेशंस नहीं देना चाहते। अमन वो भी चाहते हैं दुनिया के साथ, लेकिन अपनी टर्म्स पे। तो वही डिवीजन आज भी नजर आ रही है। और इसमें हमेशा देखें ताकत किसके पास है। ताकत तो जो है वो IRGC के पास है, क्योंकि वो जाहिर है एलीट एक उनकी वो फौज है, वो सारी स्टेट को कंट्रोल करते हैं उनके नेटवर्क से। तो इसमें मॉडरेट्स का मुझे जो है ना आर्ग्यूमेंट जीतना नजर नहीं आ रहा होगा। वही ईरान वैसे ही लेके बातें चलेगा जो कि IRGC चाहेगी। और उनकी पोजीशन, उन्होंने जिस तरह से फ्यूनरल ऑर्गेनाइज हुआ दोबारा, उनकी एक सपोर्ट बहरहाल मौजूद है। दूसरा, जहां तक आपका सवाल है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है किसका फायदा है किसका नुकसान है, देखिए इससे किसी का भी फायदा नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर साहब पहले बता रहे थे कि जो ईरान का लेवरेज है वो उनकी लाइबिलिटी बन गया। ईरान को इक्तसादी नुकसान मजीद होगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड इम्पोज कर सकता है, ईरान और आइसोलेट होगा रीजन के अंदर। जो है वो उनकी और डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा। जो खलीजी ममालिक है मजीद उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। और शायद पाकिस्तान भी थोड़ा ईरान से नाला हो कि हमने इतनी कोशिशें की कि मजीद जंग ना फैले, आपका और नुकसान ना हो, और आप दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका का भी नुकसान होगा, क्योंकि देखें अमेरिका के पास इतने ज्यादा मिलिट्री ऑप्शंस हैं नहीं। अमेरिका क्या ऐसा अचीव कर लेगा कि जो उसने इतने हजारों बम ईरान पे गिरा के 6 हफ्ते की तकरीबन जंग जारी रही ईरान ने, और सॉरी इसराइल और अमेरिका ने इतने बम गिराए, इतना टारगेट किया ईरान को, क्या उन्होंने हासिल किया? ईरान का हाथ मजबूत ही हुआ। तो अमेरिका की मजीद जो एक तरह से जग हसाई होगी दुनिया में। लेकिन ईरान को मजीद तबाह करने की सलाहियत तो है अमेरिका के अंदर, ठीक है। वो मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है, ईरान के जो आम सिविलियंस है उनका नुकसान हो सकता है। और खलीजी ममालिक जो है वहां पे ऑलरेडी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, आपको पता है। उनकी इकोनॉमी को ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, अगर इफ नॉट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, शायद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान उनका हो गया होगा। जो सारी तेल और गैस वगैरह वहाँ ज़ाहिर प्रोडक्शन बंद थी, वो उसकी तरसील नहीं हो रही, टूरिस्ट नहीं आ रहा वहाँ पे, बिजनेस एक तरह से फुली जो है वो यूजुअल पे गया ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इन सही। तमाम खलीजी मुल्क। तो दुनिया पूरी का नुकसान है। मेरा तो ख्याल है कि जंग नहीं होनी चाहिए, और ईरान वालों को और अमरीकियों को दोनों को ये सोचना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, हमने इस तमाम तर 120-25 दिन के अंदर जो सूरत हाल देखी वो ये है कि ईरान को जब धमकी दी जाए ना, तो ईरान फिर वो जो ईरान भी डट जाता है। अभी हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से ये धमकी आई कि जनाब हफ्ते के रोज़ तक आप इसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट दें, बाकायदा तौर पर अनाउंस करें कि आबनार हुर्मुज़ जो है उसे मुकम्मल तौर पर हम खोल रहे हैं और किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा, कोई टोल वसूल नहीं करेंगे। ईरान ने उसको अनाउंस करने से जो है वो इनकार कर दिया। दूसरा जो सवाल मेरा आपसे ये है कि कतर तो सालिसी ममालिक में शामिल है, पाकिस्तान और कतर का रोल सालिसी ममालिक में है, तो कतर पे भी ईरान ने हमला कर दिया है, तो इसका आपको क्या इम्पैक्ट नजर आता है? क्योंकि कतर का वफ्द तो कुछ दिन पहले ईरान गया था, ईरान का वफ्द भी कतर गया था, और जवाब में अमरीकी हमलों के जवाब में उसने कतर पे ही अटैक कर दी। देखें कतर पे क्या, ओमान पे भी किए हैं। अभी जो रिसेंट स्ट्राइक्स हुए उसमें ओमान भी शामिल है। और देखें कि असल में क्या कंसेप्ट है, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप जब करेंगे तो हम आपको भी तकलीफ पहुंचाएंगे, आपकी एलाइज पे करेंगे। जब एलाइज की बात होती है, जब आप बेसिस की बात करते हैं, तो बेसिस के साथ फिर आप एनर्जी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जाते हैं। और जिस तरीके से हमने पास में देखे, कतर ही में जो, अगर आपको याद है, लाफान आई सपोज के वहां पे जो उनके जो बिगेस्ट LNG का जो कॉम्प्लेक्स था, दैट वाज हिट। और उसके इतना नुकसान हुआ कि अभी खुद कतर ने कहा था दे विल टेक 5 years टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस को प्रोडक्शन स्टार्ट करने में। सो वो इम्प्लीकेशन है। तो एक उसके क्या है, वल्नरेबिलिटीज है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिनसे उनको पता है कि जिस किसी को तकलीफ पहुंचेगी वो अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे, भाई आप इसको सेटल करें, इनकी बात माने।
सो ये इस तरह की एक टैक्टिक्स के तौर पे ये सिचुएशन बिल्ड हो रही है, क्योंकि अमेरिका तो देखे ना, वो डेको गार्सिया को हिट नहीं कर सकते हैं, अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ वो नहीं हो सकता है। सो देयर फॉर द नियरेस्ट जो बेसिस है वहां पे करेंगे। इवन जॉर्डन में आप देखें ना, जॉर्डन के दो बेसिस पे अजरक जो था, वहां पे जो टावर 22 कहते हैं वहां पे भी हिट किए उन्होंने। और इसके बाद आज जो रिसेंट स्ट्राइक्स हुए वो हसन प्रिंस हसन एयर बेस पे वहां पे भी स्ट्राइक्स किए हैं। तो उससे वो सारा खिता आप समझ लें कि उसको वो चाहते हैं कि एक इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो और अमेरिका पे के ऊपर प्रेशर पड़े। लेकिन मेरे ख्याल में देखिए ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी अब, क्योंकि ईरान का अभी आप देखें कि इराक के ऊपर बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। अब जिस तरीके से रिसेंटली इराक के अंदर जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं अली जैदी, उनके 2 महीने हुए हैं, ही हैज टेकन ओवर, और जिस तरह उन्होंने क्रैक डाउन स्टार्ट किया है, आप लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका, खतीब हिजबुल्लाह के ऊपर और बाकी जो जितने मलेशियाज बने हुए हैं उनके खिलाफ, या एक मोबिलाइजेशन फ्रंट थी जो एक बनी हुई थी जो अगेंस्ट आईएस के अगेंस्ट थी, उनको फौज में जम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं, बट दे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इराक से आई है। उन्होंने भी ये कहा है अनकंडीशनल एंड फ्री पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो उससे भी आप देख लें कि ईरान के लिए कितना सेटबैक उधर से भी मिला हुआ से मिल चुका है। सो नॉट ए सिंगल कंट्री इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया ये मानती है कि 1000 साल से वो ये कहते हैं कि ये जो एरिया था इट वाज ओपन एंड फ्री, सो देयरफॉर उन्होंने कहा कि इसको डिक्टेट नहीं कर सकता है, या इसके ऊपर कोई लेवी या कोई फीस या कोई एनवायरमेंटल के चक्कर में या कोई और मेंटेनेंस के चक्कर में या टोल टैक्स के चक्कर में, उन्होंने कहा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो उससे ये मसले हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी देखें कि ईरान के अंदर भी एक हार्ड लाइनर, जिस तरह मैं बात कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी कैरी की है कि इन्होंने ये खबर उसने लगाई थी कि इब्राहिम जो अब्बास इराक़ची है उस पर किसी ने पत्थर फेंकने की कोशिश की ड्यूरिंग द फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बातचीत क्यों फैसिलिटेट या बातचीत क्यों कर रहे हैं। सो रेजेंटमेंट भी है, रिवेंज वाला फैक्टर भी है, और फिर आईआरजीसी जिस तरीके से हम समझते हैं कि दे आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन, जो वहां पे है फैसला साजी सारे वहीं से हो रही है। तो उससे भी फर्क, इवन आप देखें ना कि कालीबाफ जो हैं वो पुराने आईआरजीसी के हैं, स्पीकर हैं मजलिस के, तो उन पे भी बड़ा प्रेशर है। कभी इनको इंटरव्यू रिसेंटली हुआ था, लेकिन वो लाइव था, लेकिन उसको हाफ ऑफ दी उसमें कट कर दिया गया था जब वो उस पे एमओयू पे बातचीत कर रहे थे। सो मिसट्रस्ट भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि जो फ्यूनरल में हमने देखा है कि जिस तरह आवाम बाहर आई है, जिस तरह अपना डिफाइंस शो की, यूनिटी शो की है, तो इस लड़ाई ने एटलीस्ट ये है अब ईरानी अवाम को मुत्तहिद कर दिया है। सो अब इनके लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में क्या चाहते हैं, और ईरान की रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं या फिर मजीद वो एक चाहते हैं कि अमेरिका के साथ एस्केलेशन हो। सो ईरानियन लीडरशिप इसका फैसला करेगी। ठीक है, ईरानी जो हुकूमत है वो इसका फ़ैसला करेगी और देखना होगा कि क्या मामला तय होता है, आगे मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। फ़िलहाल के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अभी के इस वक्त बातचीत का अमल जो है बिल्कुल रुका हुआ है। ईरान ने इस वक्त अनाउंस किया है कि आबनाए हुर्मुज़ हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अमेरिका की तरफ से दोबारा से हमले हुए हैं, 140 मज़ीद ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और पिछले एक हफ़्ते के अंदर 300 टारगेट्स किए गए हैं। और मसला वही है, आबनाए हुर्मुज़ न्यूक्लियर का प्रोग्राम जो है वो पीछे चले गया और अब आबनाए हुर्मुज़ पे ही मामला जो है अटका हुआ है, वहीं पर कशीदगी पैदा हुई है। सिफारती मरला जो है वो फिर तेज़ कर दिया गया है और इस हकदार की अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और कोशिशें की जा रही है दोबारा से ये दोनों पार्टी जो हैं वो टेबल पे बैठ सकें। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक आप लोगों में। वेलकम बैक। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब, रोशनियों का शहर, करोड़ों लोगों का रोजगार और मुल्क की मईशत की शहरग, लेकिन क्या ये शहर अब रहने के काबिल भी रहा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट ने कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिहाइश, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल और इस्तेहकाम जैसे इशारियों की बुनियाद पर दुनिया के 173 शहरों की दर्जाबंदी में कराची 170वें नंबर पर है, यानी दुनिया के बदतरीन रिहायशी शहरों में इसका शुमार होता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब शहर पहले ही पानी की किल्लत,
टूटी फूटी सड़कों, नाकिस सीवरेज, ट्रैफिक जाम, तजावुजात, कचरे के ढेर और शहरी सहूलियात की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। इसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। एमकेएम का मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता 18 बरस से सिंध में हुक्मरानी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है, जिसके बायस शहर आलमी सतह पर बदतरीन दर्जाबंदी तक जा पहुंचा है। अब दूसरी जानिब अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल ने भी कराची की सूरत हाल पर सख्त सवालात उठाए हैं। उनका यह कहना है कि 5 बरस से ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगाई समेत मुताद्दिद शोबों में सिंध हुकूमत की नाकामी अब आलमी रिपोर्ट्स में भी नुमायां होने लगी है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। पार्टी रहनुमाओं का यह कहना है कि कराची के मसाइल कई दहाइयों पर मुहित हैं, जिनमें वफाकी पॉलिसियों, गैर मनसूबाबंद आबादी, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और माजी की हुकूमतों की पॉलिसियों का भी इसमें किरदार है। उनके मुताबिक शहर में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं और बेहतरी के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में क्यों शामिल हुआ? क्या यह सिर्फ एक सियासी बयानिया है या वाकई इंतजामी नाकामी की अक्कासी करता है? क्या सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही या इस मसले की जड़ें इससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं? और सबसे बढ़कर कराची के शहरियों को इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या अमली हल दरकार है? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स कादर मंदोखेल साहब ने। कादर मंदोखेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमें साबिक डिप्टी मेयर कराची रहनुमा एमकेएम अरशद वोहरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद वोहरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अरशद वोहरा साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं। ज़रा ये तो हमें बताइए और समझाइए कि कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में आखिर शामिल कैसे हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आप मुझसे जो कर रहे हैं कि कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल कैसे हुआ है, इसका जवाब हासिल करने के लिए आपको कराची की सड़कों का दौरा करना पड़ेगा, आपको कराची की गलियों का दौरा करना पड़ेगा, आपको कराची के इलाके का दौरा करना पड़ेगा, आपको कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना पड़ेगा, 7 डिस्ट्रिक्ट की गलियों का, 7 डिस्ट्रिक्ट में जो कचरे के अंबार लगे हुए उसका आपको विजिट करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि वाई कराची हैज बिकम द वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, जिसमें 174 में चौथे नंबर पर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीवरेज का निजाम है वो नहीं है, यहाँ पर पानी पीने को नहीं है। मैं आपको देखें, आखिरी पानी की लाइन भी जो है वो 2010 में K3 जो है मुस्तफा कमाल के दौर में आया था, K2 फारूक सत्तार के दौर में आया था। अब जो है K4 जो है मुस्तफा कमाल के दौर में 25 बिलियन का था, अब ये पता नहीं सैकड़ों बिलियन पे पहुंच गया है। अच्छा, फिर ये K4 जो है ये तकरीबन जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की काविशों से ये मुकम्मल होने को है और ये इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुकम्मल हो जाएगा। हम 2 साल से शोर कर रहे हैं कि इसकी ये K4 जब आ जाएगा तो इसकी ऑगमेंटेशन के लिए जो लाइनें डालनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका काम शुरू नहीं कर रही, जबकि वर्ल्ड बैंक ने उसके फंड एलोकेट किए हुए कोई 2 साल हो गए हैं, तकरीबन $500 मिलियन के हैं, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अभी रिसेंटली कोई 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मीटिंग हुई थी हमारी यहाँ के सिंध के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से। उन्होंने वो कागजी कार्रवाइयों का रोना रोकर और ये बताया कि ये ऑगमेंटेशन हमने शुरू तो की है लेकिन ये 2029 से पहले खत्म नहीं होगी, यानी कि आपका K4 जो है 2026 के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो पानी जो है 265 मिलियन गैलन एक्स्ट्रा जो पानी आएगा, अब वो कैसे तकसीम होगा आवाम में? तो ऐसे तकसीम होगा कि उन्होंने कहा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो हम उसके अंदर उसको थोड़ा सा जो है हम उसको मेंटेन करके और उसके थ्रू जो है ना कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा था तो फिर आपको ऑगमेंटेशन के लिए $500 मिलियन की जरूरत क्यों थी? आप कहते हैं हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम इस काबिल है कि ये $265 मिलियन 265 मिलियन गैलन और ले लेगा। और फिर होगा ये कि आज कराची में अगर 1 लाख टैंकर चल रहा है तो ये जब 265 आ जाएगा तो 2 लाख टैंकर चलना शुरू हो जाएंगे। ये टैंकर माफिया को सपोर्ट करते चले आ रहे हैं और ये टैंकरों के जरिए फिर पानी पहुंचाना चाहेंगे और 229 का इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। टैंकर माफिया को कौन सपोर्ट कर रहे हैं अरशद वोहरा साहब? यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखें, जब पानी आप पानी है, पानी एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा ना कि एमकेएम की काविशों से
K4 265 मिलियन गैलन दिसंबर के एंड में एक्स्ट्रा आ जाएगा। अच्छा। लेकिन वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ने जो काम करना था, वो काम अभी कागजी कार्रवाइयों में है, उसके टेंडर तक अभी नहीं हुए हैं, तो वो फिर पानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो ये तो फिर प्लानिंग की नाअहली थी ना। ठीक है, आपके ख्याल में ये हुकूमती नाअहली आपको इसमें नजर आ रही है, तो कादिर मंदोखेल साहब। नहीं, सिर्फ इसमें क्या, आप यू डिस्कस द सब्जेक्ट, इसमें क्या किन चीजों में नजर नहीं आ रही है? मैं देखिए, कादिर मंदोखेल मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करता हूँ कादिर भाई से कि कादिर भाई, 2018 में इलेक्शन से पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब शराब फैसल पर एक मिनी बसें लेकर आए थे, 50 बड़ी खूबसूरत मिनी बसें थी। आप यकीन करें, वो 4 महीने चली, उसके बाद से वो एक बस कराची में नजर नहीं आ रही। वो बसें कहाँ चली गई? मेरा ये सवाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पूछ लेते हैं ना, कहाँ चली गई? अरशद वोरा साहब पूछ लेते हैं ना, कादिर मंदोखेल साहब जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है और वो आपकी गुफ्तगू सुन के मुस्कुरा भी रहे थे। तो कादिर मंदोखेल साहब, तोपों का रुख तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही है और 173 शहरों में से 170वें नंबर पर कराची आया है और ये जो 2 शहर हैं वो जंगज़दा शहर हैं और एक ढाका है। तो कराची हम कह सकते हैं कि दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। सवाल वही है सादा सा, किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक दौर था, मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे और कराची में खून खराबा, कत्ल गारत, बोरी बंद लाशें, पत्ते की पर्चियाँ, मुखालफिन के घुटनों में ड्रिल मशीनें और दुनिया का 2 नंबर मेयर यानी दूसरे नंबर मेयर किसी मैगजीन इसको डिक्लेयर किया है। तो ये मुझे लग रहा है उसी टाइप की सर्वे है। दूसरी बात ये कि मुझे तो दुनिया का नहीं पता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे टॉप सिटी कराची है और उसकी बड़ी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज के लिए कराची आता है, बेहतरीन अस्पताल है, यहाँ तालीम के लिए पूरे पाकिस्तान से आता है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है और रोजगार के लिए आता है कि यहाँ रोजगार कराची में मिलते हैं, बाकी किसी शहर में नहीं मिलता। ये तो किसी को इनकार नहीं इस बात से। और दूसरी बात ये कि K4 मंसूबा जो अरशद वोरा साहब ने बात की है, पिछले साल वापडा ने 40 अरब मांगे थे, 40 के बजाय वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 अरब दिए जो कि इनकी उजरा की मौजूदगी में। इस साल वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 10 अरब दिए और अरशद वोरा साहब मेरे भाई है और वो दावा करे कि इसी साल में कंप्लीट होगा। तो मेरे भाई 125 किलोमीटर दूर पानी आने का 10 अरब में कहाँ से होगा? जरा ये आदाद शुमार भी हमें बता दे या किसी मैगजीन को बता दे ताकि हमें नॉलेज हो जाए। दूसरा, उसने जो बात की वो जो इंटरनल लाइनें हैं, जब मेन लाइन 125 किलोमीटर को 24-25 साल हो गए तैयार नहीं हुए, तो जो अंदरूनी लाइनें हैं वो गली सड़ी तो मौजूद है। मैं मानता हूँ कि नई नहीं है, लेकिन वो लाइनें ऐसे नहीं है कि पानी आएगा तो जाके समंदर में जाएगा, वो पुरानी लाइनों में जाएगी और नई लाइनें यकीनन उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर दूसरी बात ये कि मेरा और मुस्तफ़ा कमाल साहब और शहबाज शरीफ साहब का एक साल का है। पिछली असम्बली में जहां मैं हिस्सा था, मैंने K5 मंसूबा खुर्शीद शाह साहब की वजारत से बनवाया था और एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिए और 1 रुपए 5 साल से वजीर है, वो वजीर आजम है, 1 रुपए का शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारा हल्का NA 242 बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी एक नहीं दिया है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो 2.5 साल से वफाकी वजीर है और एक अस्पताल का वजीर है, खालिद मकबूल सिद्दीकी एक कॉलेज का वजीर है। एक पूरा पाकिस्तान में बता दे मुझे एक डिस्पेंसरी, एक अस्पताल अगर उसके बने, हाँ, ये 1.5 अरब की लागत से एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है बल्दिया टाउन में सिंध हुकूमत के से। वहां फुटबॉल ग्राउंड के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पानी की टैंकी जो है ना वो शुरू की है ताकि पीपल्स पार्टी शोर मचाए और हमारे पास बहाना होगा कि भाई देखो हम काम कर रहे नहीं करने रहे। पीपल्स पार्टी ने कहा चलो बनाओ, वो टैंकी ज़ेरे तामीर है, अल्लाह करे वो बन जाए, फिर बनने के बाद फिर मैं सवाल करूंगा पानी कहां से आएगा उसमें। तीसरा सवाल कि बिलावल भुट्टो साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, जरदारी साहब से, हमें हब डैम से 100 MGD का लाइन दिया है जो पिछले साल 14 अगस्त को बिलावल भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया है, मगर मजीद 100 MGD का आज भी वफाकी हुकूमत ने उसकी परमिशन नहीं दी है। 1988 से लेके 2026 तक 1 साल कम 40 साल से MQM सूबाई और वफाकी हुकूमतों में है। मजाल है कि वो कुछ कराची के लिए कहा, अपने लिए जरूर 20 अरब लिए उन्होंने,
5 अरब हैदराबाद की एमएनएस के लिए और 15 अरब जो है ना वो कराची के एमएनएस के लिए यकीनन, और 25-25 करोड़ जो मिल रहे हैं, मैंने आपको गिनवा है, मुझे अरशद वोरा साहब कालके का नहीं पता, मुस्तफा कमाल साहब पिछले 2.5 साल में एक पानी की टैंकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा हराम है कोई चीज उसने कोई बनाया है या आगे कोई प्रोग्राम है। तो मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि यकीनन कराची में वो दूध की नहरें नहीं भर रही है। 1700 अरब रुपए के इस वक्त भी तरक्याती काम चल रहे हैं मेरे भाई, किसी को नजर नहीं है तो आए, मैं उसको विजिट करा देता हूँ। और ये बाकायदा वजीर आला सिंध ने असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की है, नजर किसी को नहीं आ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है ना वो लोग जो है ना कत्ल गारत नहीं हो रहे, पर्चियां नहीं मिल रही बत्ते की, भूरी बंद लाशें नहीं मिल रहे, लिसानी फसादात नहीं हो रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन मैं ये कहूंगा कि रोजगार के लिए पेश वो है, तरक्याती काम में यकीनन जो है ना वो चीजें नहीं है जो होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी डमी सर्वे को बेस बना के और आप पीपल्स पार्टी पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सर आपके ख्याल में ये डमी सर्वे है? अरशद वोरा साहब वो तो कह रहे हैं ये सर्वे जो है एक डमी है, ये रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का टॉप सिटी इस वक्त कराची है, वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, 1700 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं। वोरा साहब आपने तो पीपल्स पार्टी से एक सवाल किया था, वहाँ फिर सवालात की बौछार हो गई है, क्या जवाब है आपके पास? आपने क्या किया जब आपकी हुकूमत थी वहाँ पर? देखें 1700 अरब के काम जो इनके हो रहे हैं ना, इसका तो मुझे नहीं पता नहीं किस चश्मे से बहन के ये लोग देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 1700 अरब के कामों की जो इन्होंने बात की, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि ये जिस जगह की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, जिस वक्त कराची शहर को दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में करार दिया गया था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी। शायद ये उनको नहीं मानते, पूरी दुनिया उसको मानती है, ठीक है ना। आज कराची जो है उसी रिपोर्ट के हिसाब से वर्स्ट लिवेबल सिटी है। इसी तरीके से जो इन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो रहे, इन्होंने कहा कि K4 का काम जो है वो दिसंबर में खत्म नहीं होगा। मैं इनको एश्योरेंस देता हूं कि दिसंबर में नहीं होगा तो 1-2 महीने एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि 2027 के दिसंबर में होगा। पानी तो अलबत्ता आ जाएगा। मैं आपको ये जो बात कर रहे हैं, देखें गुज़श्ता 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27,000 अरब रुपए मिले हैं। अब अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम कराची की पॉपुलेशन को सिंध की पॉपुलेशन का 35% भी ले लें तो तकरीबन 9,000 अरब रुपए कराची शहर पर खर्च होने चाहिए थे, लेकिन वो खर्च नहीं हुए। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये पैसा सारा करप्शन की नजर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चैंपियन है करप्शन की। उनके पास तरीकाकार है किस तरीके से करप्शन होनी चाहिए, किस तरीके से लैंड माफिया कब्जे करती फिर रही है। मैं बार बार उनको कहता हूँ, मंदोखेल साहब को मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आप अपने घर की छत पर खड़े हो जाएं और 1 घंटा बैठ के देखें आप ही के इलाके का मजदूर जो है बसों की छत पर सवार होकर सफर कर रहा है। इस शहर में, इस शहर का मजदूर जो है बसों की छतों पर सवार होकर सफर कर रहा है। ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने NICVD में आते हैं, यहाँ पर दूसरे अस्पतालों में आते हैं। तो ये शायद ये भूल गए हैं कि ये तमाम इदारे कराची के बिजनेसमैन जो है उनकी उनका बोर्ड है। उस बोर्ड के तहत पेशेंट एड फाउंडेशन कहलाती है, वो पेशेंट एड फाउंडेशन जो है वो चलाती है इसको, होती है इन प्रोग्रामों को। इसका सिंध गवर्नमेंट से कोई वापसता नहीं है, सिंध गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। तो ये तो सारे प्राइवेट लोग, कराची के प्राइवेट बिजनेसमैन, SIUT की जो अभी बिल्डिंग खरीदी है वो प्राइवेट लोगों ने पैसा दिया है, वो प्राइवेट लोगों ने पैसा दिया है तो वो बनाए। इंडस अस्पताल प्राइवेट लोग चला रहे हैं। अब जाके कहीं से गवर्नमेंट ने उसमें आटे में नमक के बराबर जो है वो पैसा देना शुरू कर दिया, और वो ताकि जो है वो अपना भी उसके ऊपर जो है ना वो फ्लैग लगा सके। तो ये कराची में जो काम कर रहे हैं ये फिलैंथ्रोपिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेकिन आज भी आप जिना अस्पताल चले जाएं, जिना अस्पताल के दूसरे जो वार्ड्स हैं उनका चक्कर लगाएं तो आपको फुटपाथ पर मरीज लेटे हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों भी आपने एक रिपोर्ट देखी थी कि खातून के पास जगह नहीं थी तो वो बाथरूम के अंदर तो उसने डिलीवरी दी है। क्या सुनना चाहेंगे? ये बात करते हैं, जब बात की जाए तो ये कहते हैं, पूछ लेते हैं ना सर, मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं। मंदोखेल साहब,
वोरा साहब तो कह रहे हैं, कर रहा हूं, उसी दौर की तो बात कर रहा हूं आप कि कराची वाज डिक्लेयर्ड अमंग्स 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। तो और क्या प्रूफ चाहिए इनको कि इस शहर में जब काम हुआ है, इस शहर में एमकेएम के दौर में काम हुआ है, देखिए आप मंदोखेल साहब की पहले जो सवाल खड़ी की है पार्टी के जो और लोग मेरे जवाब के बाद दोबारा जब उसकी गुफ्तगू आप दोनों को मिला दे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा कि पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, दुनिया के 170 नंबर पे, अब कहते हैं आटे में नमक के बराबर है। अरे बाबा, ये जो सिंध गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट या पार्टनरशिप की स्कीम शुरू की है, ये भी सिंध गवर्नमेंट की काविश है, किसी और सूबे में आपको नजर नहीं आ रहा है। अब शुक्र है, चलो आपने मान लिए, लेकिन जिन्ना अस्पताल की जो आपने बात की, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि वो वारा शे पूरा पाकिस्तान वहां पे उमड़ पड़ा है। आप यकीन करेंगे, लोग दाखिले के लिए सिफारिशें लगा रहे हैं, क्योंकि जारी बात है जो अस्पताल है जो एक जमाने में बना था और उसी अस्पताल में अब मजीद जो एक्सटेंशन हुआ है वो भी नाकाफी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आ रहा है। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि रश है और यकीनन मरीजों का रश है, उसमें कोई शक। बाकी जो आपने वो बाथरूम की बात की है, वो तो उसके रिपोर्ट आ गई है, वो तो वैसे ही वो खातून जा रही थी और वो एडमिशन भी नहीं थे उसके, और उसके बाद जाके कहानी मीडिया ने जो बनाई थी वो आपके सामने। लेकिन सवाल मेरा ये है, ये सारी बातें करके आपने एक सवाल इनसे नहीं किया मेरे भाई अरशद वोरा साहब से कि एक कम 40 साल से आप मछली की तरह बगैर पानी के नहीं रह सकते हो, हुकूमतों में हो, आपने कौन सा काम किया और अभी ये दावा करे कि दिसंबर तक होगा, तो 10 अरब रुपए में कैसे होगा मेरे भाई, ये तो बता दो। 125 किलोमीटर से पानी आ रहे वहां पे खिंजर झील से, और वो आप 10 अरब में और पीछे यानी दिसंबर तक 6 महीने या 5 महीने आप मुकम्मल करेंगे। मंदोखेल साहब वो तो चले डेप्टी में रह चुके हैं। पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले कुछ सालों में 27,000 अरब रुपए मिले हैं और कराची के हिसाब से कम से कम कराची पर 9,000 अरब रुपए लगने चाहिए थे। सुन ले तो कराची में फिर पीने का मसला क्यों नहीं हल हो सका, सेहत का मसला क्यों नहीं हल हो सका, टैंकर माफिया क्यों नहीं मसला हल हो सका, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूनिवर्सिटी रोड इतने सालों से जो है वो अभी तक क्यों नहीं बन पाई। तो अमन ओमान की भी आपने बात की, तो सालाना 40,000 जराइम रिपोर्ट होते हैं और जो रिपोर्ट नहीं होते कुल मिला के 1 लाख ये फिगर बनती है। तो कराची को 170 से सर पहले नंबर पर किसने लेकर आना है? 18 साल से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। मुराद अली शाह 30 दफा वज़ीर-ए-आला बन चुके। सुन लेना मेरे भाई, पूरा आप सफा पढ़ के सवाल करेंगे ना तो जरा मुझे भी जवाब देने दे, इतने टाइम दी जितना आपने सवाल किया है। जी। आप मुझे एक बात बता दो, जो पहले सवालात खड़ी किए और सब ने मेरे जवाब के बाद वो तो सारी तस्लीम कर ली है कि ये प्राइवेट है, आटे में नमक के बराबर है। दूसरी मुझे जवाब देने दे मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र कर ले। अच्छा, दूसरी बात आपने जो बात की है कि यूनिवर्सिटी रोड में आपको अच्छी तरह पता है कि वो एनआरसी को दे दिए, जो पहले ठेकेदार था उसकी दफ्तर सील कर दिए, वो डिफॉल्ट हो गए। यकीनन ठेकेदार जो ना वो कोर्ट पहुंच जाता है, फिर कोर्ट से स्टे लेके आता है, उसमें डिले हुआ, लेकिन उसके बाद उसको दे दिए एनआरसी के। और अब रोजाना के सतह पे हमारे मेयर और मिनिस्टर चक्कर लगा रहे, इनका वज़ीर आला भी आपको हर 10-15 दिन वहां पे नजर आता होगा, ये काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं कि ये कराची की जो सूरत-ए-हाल है, मैं एक चीज सवाल करूं जो जवाब नहीं दिया उन्होंने, कि कराची जो है ना 62% जो एरिया है वो वफाकी महकमे, 38% आबादी जो है सिविलियन आबादी जो है ना वो सिंध हुकूमत के पास है, जिसमें आधे से ज्यादा जो है ना वो प्राइवेट सोसाइटी है। और फिर उस 38% आबादी के जो 25 टाउन है उसमें से 13 टाउन हमारे पास है, 9 टाउन जमात इस्लामी के पास है और 3 टाउन पीटीआई के पास। मलबा सारा हमारे सर पे, हम उसको वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा ये सारे जो फैक्ट है ये आपको सामने कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, हम अपने हिस्से का काम तो कर रहे हैं, वफाक से लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो यहाँ बाकी आ जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए दौर पे, यानी एक ग्रीन लाइन जो है ना जो पिछले 7 साल से जो है इल्तिवा का शिकार है, वो आज तक नहीं बन सका। और फिर अरशद वोरा साहब कभी एरिया पढ़ रहे हैं, मैं तो सवाल उठा रहा हूँ अरशद वोरा साहब से, बल्कि मुतालबा कर रहा हूँ कि ये खुदारा ये जो ग्रीन लाइन बस आप एम ए जनार रोड से गुजारे हो इसको बंद कर दे, ठीक है, ऊपर ब्रिज के सतह पे ले जाए। अरशद वोरा साहब, क्योंकि ये जो रोड है, क्लोजिंग कमेंट अरशद वोरा साहब, रोड है, ये जब ग्रीन बस गुजरेगा बाकी पतली गलियां होंगी, 99% जो स्कूटर वाले गाड़ियों वाले जाएंगे वो कैसे जाएंगे, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ब्रिज के तौर पे ले जाए उसको। यार इनसे क्या कैसे बात करें, ये जिस ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, ये ग्रीन लाइन जो रुकी है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनओसी नहीं दी थी, इनके इल्म में नहीं है क्या? ये पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं।
ये फिर उसके बाद प्रेस वो कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने इफ्तिताह किए, फिर उन्होंने लिखे बंद पड़ा हुआ था काम, मेरे भाई पीपल्स पार्टी क्यों रोकेगी? प्लीज यार कादर भाई बात कर लेने दो, अब ये भी कंप्लीट होने को एक आज भी काम चल रहा है उसके ऊपर। कोशिशें की जी वोरा साहब, और मतलब हम बात तो कर लेने दो कादर भाई। मैंने आपकी हर बात का जवाब दिया, मैंने आपको हर चीज का जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल किया था 2018 में 50 नई बसें आई थी, 4 महीने बाद वो बसें कहाँ चली गई, उसकी एक बस भी मुझे बता दो कहाँ इस शहर में। मतलब जो मेरे सवाल है या एंकर के सवाल है उसका जवाब नहीं देना है। मैं ये कहूंगा कि इस साल भी 500 बसें इसकी हुकूमत लेके आ रही। शरजील मेमन ने ऐलान की है और इंशाल्लाह जो 15,000 जो प्राइवेट बसें समेत जो कैपेसिटी है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। 50 बसें बता नहीं रहे कहाँ इस साल। आप 50 बसें तो बता दो, अब नई बसों को तो छोड़ दो ना यार। नई बसों की आप जब 200 बसें लिख के देते हो, 500 लिख के देते हो, उसमें से 100 आती है और उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक कहता है आपने कि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। 50 बसों के और आपकी सुई अटकी है, ये आप 6 महीने में कैसे पूरा ठीक है जी, करेंगे? कथा कलामी की माजरत। अरशद वोरा साहब, कादर मंदुखेल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तमाम सवालात जो है एक दूसरे से किए जा रहे हैं, बस 70 वाला जवाब जो है नहीं मिल पा रहा है। 173 शहरों में से कराची का 117वां नंबर आया है और जो 2 शहर इसमें एंड पर बचते हैं वो सिर्फ जंगज़दा शहर हैं। कराची जो मुआशी हब है, कराची रोशनियों का शहर है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन उसे ऑन कोई नहीं करता। जो हुकूमतों में सभी आए हैं लेकिन कराची के मसाइल जो के तू हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, वाटर टैंकर माफिया, फिर इसके साथ साथ गटर नाले, कचरा, अमन व अमान, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। इसके मसाइल कौन हल करेगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।